सबकॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। क्या आपको याद है कि आपने 5th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री में क्या पढ़ा था? 5th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, see it's written here, in the 5th standard we saw at some length that there is a close relationship between the man and the environment. We saw how the changes in the lifestyle of early man and his technology were related to the change in his surroundings. तो क्या होता था पहले के ज़माने में कि हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में हमको जो चीज़ें मिलती है उसी के हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल होता है। ये आपको घर दिख रहे हैं बाजू में, ये ऐसा है कि पहले के ज़माने में लोगों को आसपास जो भी चीज़ें इजीली अवेलेबल मिलती थी उसी से वो लोग अपना घर बनाते थे। We also reviewed the history of human civilization from the Stone Age to the agricultural civilization that flourished on the banks of the river. आपने देखा होगा कि स्टोन एज में इंसान कैसा था और धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और फिर वो लोग कैसे एग्रीकल्चर करने लगे। और ये लोग हमेशा नदियों के आसपास रहते थे क्योंकि अगर जहाँ पानी रहता है वहाँ पे लाइफ इजी होती है, वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स उगते हैं तो वो लोग को हर काम के लिए आसानी होती है। अब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज अ कोहेरेंट अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर। मतलब कि पास्ट में जितने भी बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसका पूरा रिकॉर्ड जो रहता है हिस्ट्री में, और वो लोग पूरा डेट वाइज रिकॉर्ड रखते हैं। सो टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर द 4 मेजर पिलर्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री में हम रिकॉर्ड देखते हैं कि किस टाइम पे क्या हुआ था, कौन से प्लेस पे हुआ था, कौन सी सोसाइटी थी और कैसे लोग थे। इसके बिना हिस्ट्री इनकम्प्लीट है। ये चारों कंपोनेंट्स जब रहते हैं किसी भी स्टोरी में तभी हिस्ट्री कंप्लीट होती है, उसके बिना हिस्ट्री इनकम्प्लीट है। वी कैन नॉट राइट हिस्ट्री विदाउट देम। इफ दीज 4 components of these 3 components, place is related to geography and geographical conditions. In the sense, history and geography are inseparable. History is influenced by geographical conditions in many ways. क्या बताया है इसमें कि प्लेस के बिना हिस्ट्री इनकम्प्लीट है और प्लेस से हमको पता चलता है कि वो एरिया के जोग्राफिकल कंडीशंस कैसे थे और उसका बहुत असर होता है हम ह्यूमंस के लाइफ पे। Our diet, clothing, housing, occupation, in fact all human life in any region depends to a large extent on its geographical characteristics. मतलब हम क्या खाएंगे, हम कैसे कपड़े पहनेंगे, हम कैसे घरों में रहेंगे, हमारा क्या ऑक्यूपेशन होगा, मतलब हम कैसे कमा के खाएंगे, वो सब डिपेंड करता है कि हमारे आसपास की जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। For example, the life of people in hilly regions is more strenuous than the life of the people on plains. मतलब जो लोग हिल्स पे रहते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा टफ होती है क्योंकि उनको आसपास इजीली चीज़ें नहीं मिलती है। तो जो लोग प्लेन्स पे रहते हैं वो लोग की लाइफ बहुत आसान होती है क्योंकि उनको इजीली सब कुछ मिल जाता है और वहाँ का लैंड ज़्यादा फर्टाइल होता है। Not much fertile land is available in the hilly region, while in the plains it is available on a large scale. That is why grains, vegetables are scarce in the hilly areas. In comparison, people on the plains get them in sufficient measure. मतलब जो लोग हिल्स पे रहते हैं उनको ग्रेन्स और वेजिटेबल्स इजीली नहीं मिलते हैं, पर जो लोग प्लेन्स पे रहते हैं उनके पास सफिशिएंटली सब कुछ होता है। Naturally, that has an impact on the diet of the people. तो naturally लोगों के डाइट पे ये चीज़ का असर होगा। In the hilly regions, people depend more on hunting and gathering for their food. हिली रीजन्स में क्या होता है, लोगों को भटक भटक के अपना खाना जमा करना होता है। We also find other such differences in the lifestyle of people of the hilly region than those of the plains. मतलब जो लोग हिली रीजन्स पे रहते हैं और जो लोग प्लेन्स में रहते हैं उनके लाइफस्टाइल में और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं।
the climate, rainfall, agricultural produce, flora and fauna of the region where we live are the sources of our livelihood. इसका मतलब है कि हम जहाँ भी रहते हैं वो प्लेस का क्लाइमेट, वहाँ पे कितनी बारिश होती है और वहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें हम उगा सकते हैं. फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, वहाँ पे कौन से प्लांट्स उगते हैं, कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, ये सब पे हमारा लाइवलीहुड डिपेंड करता है. द लाइफस्टाइल एंड द कल्चर ऑफ द रीजन डिपेंड्स ऑन देयर सपोर्ट. ठीक है, तो हमारा पूरा लाइफस्टाइल और हमारा कल्चर ये सब चीज़ों पे डिपेंडेंट है. ये सब चीज़ें हमें सपोर्ट करती हैं जीने में. सो द ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव फ्लरिश्ड वेरेवर द मीन्स ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल. मतलब जहाँ पे भी रहने की सुविधा हमारे पास ज़्यादा होती है वहीं पे इंसान अपना घर बसाता है, या वहीं पे ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी फ्लरिश करती है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम these settlements develop further into village and towns. मतलब धीरे धीरे फिर उनकी बस्तियां बड़ी होती जाती है और विलेजेस और टाउन बन जाते हैं वो प्लेसेस पे. बट समटाइम्स पर कभी कभी क्या होता है, रीजन्स लाइक डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट, मतलब हमारा जो अभी एनवायरमेंट इतना खराब हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, या इंसान अपने घर बनाने के लिए पेड़ों को काट देते हैं, उस वजह से क्या होता है ड्राउट मतलब कि सूखा पड़ जाना. एंड इन्वेजन मतलब कोई दूसरे लोग घुस आना हमारे प्रॉपर्टी में, एटसेट्रा, लीड टू द स्केर्सिटी ऑफ दोज मीन्स. मतलब इससे क्या होता है कि लोगों को चीजें कम पड़ जाती है. फिर उसके वजह से क्या होता है, पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर सेटलमेंट्स, विलेजेस एंड टाउन्स बिकम डेजर्टेड. मतलब सारे विलेजेस खाली पड़ जाते हैं क्योंकि अगर वो रिसोर्सेज उनको कम पड़ जाती है, सर्वाइवल के लिए उनके पास चीजें नहीं होती हैं, तो उनको वो प्लेस छोड़ के जाना पड़ता है. वी सी मेनी सच इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री. मतलब हमने हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा होते देखा है. दस वी सी दैट देर इज अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. इसीलिए हमने देखा है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है. ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. अब हम देखेंगे कि इंडिया के कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं. आवर कंट्री इंडिया एक्सटेंड्स फार एंड वाइड. हमारा कंट्री बहुत बड़ा है. इन इट्स नॉर्थ लाइज द हिमालयाज, टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल, एंड टू द वेस्ट द अरेबियन सी, एंड टू द साउथ द इंडियन ओशन. चलो इसको मैप पे देखते हैं. क्या है हमारे मैप में, देखिए नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स है, और यहाँ पे वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में इंडियन ओशन है. ठीक है, we have to take into account this region, henceforth referred to as ancient India. When we study the ancient history of India, मतलब पहले 1947 से पहले इंडिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी था. तो जब भी हम उस देश की बात करेंगे जहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया में ही थे, उसको हम बोलेंगे एंशिएंट इंडिया. The following regions are seen to be important when we look at the course of Indian history. तो हम जब भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है. द हिमालयाज, द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स, इनके आसपास के प्लेन्स, द थार डेजर्ट, द डेक्कन प्लेटू, the coastal regions, the islands in the sea. अभी ये 6 चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, Himalayas. The Hindu Kush and Himalaya ranges have created an impenetrable wall on the northern side of the Indian subcontinent. तो हिमालयस और हिंदू कुश माउंटेन्स ने क्या किया है, माउंटेन्स इतने ऊंचे हैं
कि एक बहुत ऐसी दीवार खड़ी हो गई है इंडिया के ऊपर नॉर्थ साइड में कि जिसको कोई पेनिट्रेट करके, मतलब जिसके जहां से कोई अंदर घुस के नहीं आ सकता. दिस वॉल सेपरेटेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एशिया. तो सेंट्रल एशिया के जो डेजर्ट्स है उससे हमको ये माउंटेन्स बचाते हैं. However, there is a land route through the Khyber and Bolan passes in the Hindu Kush mountains. ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना. Khyber and Bolan passes through the Hindu Kush mountains. देखिए पहले ना हमारा कंट्री में क्या होता था कि हम चाइना के साथ बहुत ट्रेड करते थे, तो हमको कुछ एक रूट की जरूरत थी जो जहाँ से हमारा सब ट्रेड का सामान बाहर जा सके, चाइना जा सके. तो उसके लिए ये देखिए, ये नॉर्थ में ये बोलन पास और खाइबर पास, ऐसे दो रूट्स बने थे. ये दो रूट्स हैं जहाँ से हम चाइना जा सकते हैं, या यहाँ से हमारी चीजें चाइना जाती आती थी पहले के जमाने में. This route was connected to an ancient trade route. This trade route from China passed through Central Asia and reached Arabia. यहाँ से मतलब पहले वो रूट चाइना जाता है और and it reaches Arabia. This is known as Silk Route. ठीक है, और सिल्क रोड. ये दोनों पासेस को क्या बोलते हैं? सिल्क रूट और सिल्क रोड. बिकॉज सिल्क वॉज द मेन कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज यूजिंग दिस रोड. तो मतलब क्या होता था कि पहले के जमाने में हम सबसे ज्यादा सिल्क एक्सपोर्ट करते थे इन रोड्स के जरिए, इसीलिए ये रोड्स को क्या बोला जाता है? सिल्क रूट. सिल्क रूट या सिल्क रोड. द रूट थ्रू द पासेस वॉज यूज्ड बाय मेनी फॉरेन इन्वेडर्स to enter the ancient India. Many foreign travelers also came to India by this route. अगर कुछ भी एशिया के बाकी पार्ट से अगर किसी भी फॉरेनर्स को इंडिया आना है तो वो लोग ये रूट के थ्रू आ सकते हैं, और ये रूट से ऑलरेडी काफी सारे लोग इंडिया आ चुके हैं पहले भी.